नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार और फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास लेके। और जैसे कि पिछले कुछ लेक्चर्स हम लोग साथ में एक दूसरे का साथ देते हुए आ रहे हैं और लगभग 10 लेक्चर्स हम लोग अटेंड कर चुके हैं। और उन 10 लेक्चर्स में अभी तक की जो जर्नी हमारी रही है वो एशियंट हिस्ट्री से हमने स्टार्ट की, और इससे एशियंट हिस्ट्री के जो टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं, तो मॉडर्न डायनेस्टी के बाद हम लोग जो मौर्योत्तर काल था जिसमें विदेशी आक्रमणों के साथ साथ जो लोकल लेवल पे जो वंश उपजे थे, जिसमें हम लोग कर्ण वंश की बात कर सकते हैं, सातवाहन वंशों की बात कर सकते हैं, और विदेशी आक्रमण के तौर पे हम लोग हिंद यवन शासकों की बात कर सकते हैं, शक और कुषाण शासकों की बात कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी, तो उसी का सेकेंड पार्ट हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। आज भी हमारे पास लगभग 50 क्वेश्चन होंगे, और आई होप आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे, आप लोगों को इसका अगर आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग पूर्ण रूप से आनंदित होंगे, और मुझे लगता है कि आप लोगों को उसको बेनिफिट भी मिलेगा। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी लोग अगर ऑनलाइन आ सकें तो आ जाएं, ज़्यादा बेहतर होगा, फिर हम अपनी क्लास को शुरू कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि हम लोग इतिहास से रिलेटेड क्लासेस ले रहे हैं, जो LT, TGT, PGT, GIC लेक्चर वगैरह के लिए क्लासेस होंगी, और इसमें हम लोग टॉपिक्स वाइज चलेंगे। आके एशियंट हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगे, फिर बाद में हम लोग एक ओवरऑल पेपर को भी सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग एक पार्ट को ही इसमें रख रहे हैं, और एक पार्ट के टॉपिक के हिसाब से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की अगर एडमिशन्स के रिगार्डिंग कोई क्वायरी हो, या फिर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वायरी हो, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी कुछ और भी क्लासेस चल रही हैं, SSC GSO की क्लासेस चल रही हैं, इसके अलावा LT गेट में केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, और इतिहास की क्लासेस तो चल ही रही हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, कहीं भी इन तीनों में से कहीं भी अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमसे L1 क्लासेस को, हमारा एक ऐप है, उस पर भी जा सकते हैं, उसको भी प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे है, और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जैसे कि मैंने कि अभी बताया है कि आप लोग हमसे बहुत रीजनेबल प्राइस 99 रुपये में आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली जो TGT, PGT, LT की वैकेंसी आई हुई है, वो उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी ये क्लासेस। इनफैक्ट अगर आप इसको प्रॉपर वे में लेते रहेंगे तो ऐसा ना, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है। प्रैक्टिस और इतिहास जैसे सब्जेक्ट में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग आज ज्वाइन करेंगे और अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप लोग 99 रुपये में हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए व्हाट्सएप कॉल कीजिए, टेलीग्राम पे जाइए, और सामान्य जो आपके सामने नंबर है उस पर भी आप लोग हमसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और ये हमारा चैनल है, ठीक, यूट्यूब पे चैनल है, इस पर टेलीग्राम है, आप लोग हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए या बर्बाद ना करते हुए कह सकते हैं कि हम लोग आज के दिन का पहला क्वेश्चन उठाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है, इनफैक्ट काफ़ी बार आ चुका है। ठीक, तो निम्नलिखित क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में साकेत एवं माध्यमिका पर इंडो ग्रीक यवन आक्रमण का संदर्भ है? साकेत एवं माध्यमिका पर इंडो ग्रीक आक्रमण का संदर्भ है। साकेत से मतलब, साकेत यहाँ पे साकेत से तात्पर्य अयोध्या से, ठीक है। उस समय साकेत को, अयोध्या को साकेत नाम से जाना जाता था। माध्यमिका का अर्थ चित्तौड़गढ़ से लगाया जाता है, चित्तौड़ से लगाया जाता है। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, महाभाष्य है, मालविकनिमित्रम है, चरक संहिता है, यवन जातक है। बताइए इसमें से किसमें साकेत और माध्यमिका पर इंडो ग्रीक आक्रमण का संदर्भ दिया गया है? तो दोस्तों, सामने महाभाष्य जो पतंजलि द्वारा लिखा गया है, मालविकनिमित्रम जो कि हम लोग जानते हैं कालिदास द्वारा लिखा गया है, जो गुप्ता डायनेस्टी से संबंधित थे। चरक संहिता एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है, जो जिसमें मेडिकल साइंसेस के बारे में, जो मेडिसिन है उसके बारे में बात की गई है। यवन जातक एक प्रकार से जातक है, जातक कथाएं इसमें दी गई हैं।
तो दोस्तों इसकी सीधी सी बात है, इसमें जो ऑप्शन महाभाष्य में भी दिया गया है, मालविका निमित्रम में भी दिया गया है, ये दोनों चीज़ों में यवन आक्रमण की बात की गई है। लेकिन जहाँ तक हम लोग किस ग्रंथ में साकेत एवं माध्यमा का पर इंडो ग्रीक यवन आक्रमण का संदर्भ है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी चर्चा की गई है महाभाष्य में। कहाँ पे चर्चा की गई है? महाभाष्य में। कहाँ पे चर्चा की गई है? महाभाष्य में की गई है, जो साकेत एवं माध्यमा का पर इंडो ग्रीक आक्रमण का संदर्भ है। मालविका मित्रम में भी इसी प्रकार की चर्चा की गई है। तो पहला है इसका ऑप्शन है महाभाष्य। क्या हुआ? एक ही पूछा है क्या? क्या हो गया भाई? एक सेकंड दोस्तों, लग रहा है कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है। इसको जरा मैं मुझे लग रहा है एक ही 5 ही पेज आए हैं यार, ये कैसे संभव हो रहा है? एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, इसको ज़रा क्लियर कर लें। अरे यार, इसी को अरे हरदेश
इससे हाँ ठीक है। इसका थोड़ा सा इंटरफेस लगा दें। चलो ये तो बच्चे भी अभी नहीं आए थे। ओके थैंक यू। चलो दोस्तों हम लोग अब मैंने बताया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय दिया जाता है? किस शासक को? ठीक है, तो कुजुल कटफिसेस है, कनिष्क प्रथम है, विम कटफिसेस है और मेनांडर है। जैसे कि कुजुल कटफिसेस हो गया, कनिष्क प्रथम हो गया, विम कटफिसेस हो गया, ये सब लोग क्या है, ये लोग कुषाण शासक हुआ करते थे। और मेनांडर क्या था, एक हिंद यवन शासक था, हिंद यवन शासक था। और जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारत में पहली स्वर्ण मुद्राएं जारी करने का श्रेय हिंद यवन शासकों या फिर इंडो ग्रीक शासकों जाता है, इंडो ग्रीक शासकों को जाता है। और उन्हीं में से एक शासक कौन से थे? मेनांडर। मेनांडर इंडो ग्रीक शासक थे। और ये जानते आप लोग इस बात से वाकिफ होंगे, ये लोग डेमेस्ट्रियस कुल के शासक हुआ करते थे। तो इसका आंसर दोस्तों डी होगा। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? सामने ऑप्शन है शकों ने, पार्थियों ने और कुषाणों ने और हिंद यवन शासकों ने। ठीक, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जो स्वर्ण सिक्कों के साथ साथ जो आकृति युक्त सिक्के थे, यानी कि आकृति युक्त सिक्के थे, सिक्कों के ऊपर अपनी आकृतियां स्थापित की जाती थी, अपनी आकृतियां डाली जाती थी, ताकि वो समाज में, सोसाइटी में जो उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी या उस समय के जो सिक्कों का प्रचलन था, उस पर अपनी छाप को छोड़ सकें। उसमें हिंद यवन शासकों का नाम आता है। सबसे पहले इन्होंने ही आकृति युक्त सिक्के चलाए थे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। और यार फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो अगाथोक्लीज है, भागभद्र है, होविस्क है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, बताइए दोस्तों। भागभद्र, जैसे कि आप लोग जानते हैं, भागभद्र जो सुंग शासक हुआ करते थे। अगाथोक्लीज एक इंडो ग्रीक शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय आप लोग जानते हैं कि ये लोग गुप्ता डायनेसी से ताल्लुक़ रखते थे। होवास्क कौन से थे? होविस्क कौन से थे? ये कनिष्क शासक हुआ करते थे। दोस्तों जो मेनांडर था, इंडो ग्रीक शासक जो मेनांडर था, और मेनांडर के बाद में जो कुछ समय तक एक और शासक हुआ था जिन्होंने इंडो ग्रीक शासन की कमान संभाली थी। थ्रेसन नाम का एक और शासक हुआ था जो मेनांडर का पुत्र था। उसने कुछ समय तक उसकी कमान संभाली थी। और इसके अलावा एक मेनांडर की वाइफ थी जिनको अगाथोक्लीज के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र को शासक बनाया स्टेटो नाम से, उसका नाम स्टेटो था। और कुछ समय तक इन्होंने जो डेमेस्ट्रियस कुल था उसके थ्रू इन्होंने शासन किया। तो क्या है? अगाथोक्लीज। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और है, कंफ्यूज मत, तो ये जो होविस्क था उसके सिक्कों पे भी वासुदेव और संकर्षण की आकृति अंकित थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिलेवेंट जो आंसर है वो अगाथोक्लीज ही माना जाता है। और होविस्क उसके बाद का शासक था, इसलिए इसको पहले माना जाता है। और कहीं कहीं इसका आंसर होविस्क भी दिया है, अगाथोक्लीज भी दिया हुआ है, लेकिन सबसे अधिक मान आंसर अगाथोक्लीज है। दोस्तों ज़्यादातर अगर आप देखेंगे जो क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, वो या तो किसी श्रीवास्तव से आते हैं या फिर श्रीमाली और झा से आते हैं। इसके अलावा जो कला से संबंधित है और जो सिक्कों की आकृतियों से संबंधित है, उसमें बहुत से क्वेश्चन रोमिला थापर से या फिर दूसरे और कुछ राइटर्स हैं जो स्पेशली संस्कृति पर ही उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, वहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। फिफ्थ हमारा क्या कहता है? फिफ्थ कहता है तोलकप्पियम नामक संगम साहित्य किस विषय से संबंधित है? एक खगोल शास्त्र से संबंधित है, व्याकरण, संगीत और औषधि। किससे? खगोल, व्याकरण, संगीत और औषधि। इसमें से किस में से ये तोलकप्पियम नाटक, तोलकप्पियम जो ग्रंथ है वो संबंधित है? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि संगम की जो 3 संगोष्ठियाँ हुई थी, और वो तीनों संगोष्ठियाँ पांड्य शासकों के संरक्षण में हुई थी। और पहली संगति हुई थी जो मथुरा में हुई थी, और उसके जो अध्यक्ष थे वो अगस्त्य मुनि थे। उसके जो अध्यक्ष थे अगस्त्य मुनि थे। और सेकंड हुई थी कपाटपुरम, जिसको अलवे भी बोला जाता है, उसकी अध्यक्षता भी ऋषि अगस्त्य ने की थी। और थर्ड जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? उत्तरी मथुरा में, या फिर मथुरा कह सकते हैं उसको।
और उसकी जो अध्यक्षता की थी वो नकीरर ने की थी। और सेकंड बौद्ध संगति में ही तोल्काप्पियम नामक एक ग्रंथ लिखा गया था जो संबंधित था व्याकरण से। किससे संबंधित था दोस्तों? व्याकरण से। चलिए 6 पे आ जाते हैं। पुरुषपुर, जिसे पेशावर नाम से भी जाना जाता है, स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? अंग्लिश था, महागोविंद था और लल्ल था और सोडास था। इसमें से किस व्यक्ति ने पुरुषपुर में स्थित जो कनिष्क में जो चैत्य बनवाया था उसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों ये 6th इसका आंसर ठीक है। अंग्लिश के संरक्षण में अंग्लिश उसके वास्तुकार थे। इन्होंने, या फिर कह सकते हैं इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे, जो भी आज की भाषा में कहा जाए, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। 7th पे आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कौन सा नंबर था? 7th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित कर्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अर्कमेडू हिंद रोम व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल सही जवाब है। अर्कमेडू की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। अगर इसके संदर्भ हम लोग कहें, अगर इसके संदर्भ में ये कह सकते हैं कि उस समय व्यापारिक स्थितियाँ बहुत अच्छी थी, इस वजह से हिंद और रोम की व्यापारिक स्थितियाँ बहुत अच्छी थी, इस वजह से सिक्कों का अधिक प्रचलन था। या फिर अर्थव्यवस्था के, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो करेंसी और अर्थव्यवस्था का लगभग आधार होती है, तो सिक्के वहाँ पे अधिक संख्या में मिले हैं अर्कमेडू में, तो हम लोग इसके आधार पर कह सकते हैं अर्कमेडू हिंद रोम व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। तो ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है। शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसमें जातक कथाओं का अंकन है, इसमें लोक धर्म का अंकन है और इसमें बौद्ध गौतम बुद्ध से जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन किया गया है। ठीक है, और इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है। बताइए। ठीक है, इसमें जातक कथाओं का अंकन किया गया है, लोक धर्म का अंकन किया गया है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन किया गया है और बुद्ध को मनुष्य के रूप में अंकन किया गया है। बताइए दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो बिल्कुल डी बिल्कुल सही होगा। इसका कारण ये है कि जब बुद्ध को मनुष्य रूप में पूजना प्रारंभ किया गया था, बुद्ध के मनुष्य के रूप में जो आकृतियाँ बनी थी वो पहले बार कनिष्क के शासनकाल में बनी थी, यानी कि कुषाणों के शासनकाल में बनी थी, और शुंग शासक उससे पहले हुए थे। आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था? ठीक, और अशोक हो गया, पुष्यमित्र शुंग हो गया, हर्ष हो गया और शशांक हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अशोक ने जो स्तंभ लेख थे, सांची स्तंभ लेख और सारनाथ स्तंभ लेख, सांची और सारनाथ स्तंभ लेख में इस बात की चर्चा की गई है कि जो भी संघ में जो भिक्षु या भिक्षुणियाँ जो संघ में विभेद डालने की कोशिश करेंगे तो उनको कठोर दंड का विधान उन्होंने किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, अशोक। शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात क्या था? शक क्षत्रप की बात हो रही। शक क्षत्रप और सातवाहन, चूँकि दोनों शासक थे, अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करते थे एक ही समय में, और इन दोनों के बीच में एक तरीके से रिवाइवरी भी रहती थी, यानी कि शत्रुता रहती थी एक दूसरे के स्थानों पे कब्जा करने के लिए। डेफिनेटली सीधी सी बात है, जो समय के शासक हुआ करते थे वो अपने शासन को अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर करना चाहते थे ताकि उनकी जो राजकीय व्यवस्थाएं हो और बेहतर हो सकें, टैक्सेस और बेहतर हो सके, उसका जो संग्रहण हो और बेहतर हो सके, और उससे वो अपने समाज की भलाई या फिर राज्य की स्थिति को मजबूत करने में इस्तेमाल किया करते थे। तो इसका दोस्तों बिल्कुल इसका जवाब ये सही होगा। 1 और 10 का अनुपात था स्वर्ण और रजत सिक्कों का। 11th पे आते हैं। 11th क्या कहता है? निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ओके, क्या कह रहा है? हिंद यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे। ठीक, अगाथोक्लिस के कुछ सिक्कों पर वासुदेव एवं बलराम, यहाँ पे बलराम का अर्थ जो संकर्षण से लिया गया है कि आकृतियाँ अंकित हैं। ठीक,
तो ये तो बिल्कुल ठीक है। जो विदेशी आक्रांता थे, शक और कुषाण जो थे वो विदेशी आक्रांता थे, और हिंद यवन शासक भी विदेशी आक्रांता थे। तो उन्होंने जब भारत में आए तो उन्होंने भारत में उस समय का जो सबसे प्रचलित धर्म था, जैसे कि उस समय का जो सबसे प्रचलित धर्म था बौद्ध धर्म था। तो इसमें से कुछ शासकों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, कुछ शासकों ने ब्राह्मण धर्म को ग्रहण किया, जिसको हिंदू धर्म के नाम से भी हम लोग मतलब एक सामान्य बोलचाल की भाषा में हिंदू धर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उसी में ये है कि हिंद यवन शासक के भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आया। तो ये संस्कृति का अर्थ हो गया जो उस समय का जो कल्चर था, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया और जो हिंदू धर्म हो गया वो उसमें प्रचलित थे। सबसे अधिक उस समय जो सबसे अधिक प्रचलित बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म था, जिसकी वजह से इन लोगों ने उनको ग्रहण किया। तो ये बिल्कुल ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 12th क्या है? गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया है? ठीक, कहाँ की कला में किया गया, उनके जीवन से संबंधित कथाओं का। अशोक का सारनाथ स्तंभ है, अजंता की गुफाएं हैं, भरभूत स्तूप है, एलोरा की गुफाएं हैं। बताइए, अजंता का अशोक का सारनाथ स्तंभ है और अजंता की गुफाएं हैं, भरभूत स्तूप है, एलोरा की गुफाएं हैं। सीधा सा सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अधिक इसमें सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप लोग इसको हैंडल कर लेंगे। तो अशोक का सार स्तंभ हो गया, सारनाथ स्तंभ हो गया, अजंता की गुफाएं हो गई दोस्तों, और भारत स्तंभ हो गया और एलोरा की गुफाएं हो गई हैं। हालांकि ये सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो कलाकृतियाँ सबसे पहले हमको मिलती है वो भारत स्तूप में है, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। और इसके जो विस्तार है, जैसे इसका जो विस्तार था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था, और पुष्यमित्र शुंग ने इसमें पाषाण जंगलों की स्थापना, पाषाण जंगले लगवाए थे। साथ ही साथ इसकी वेदिका का भी मतलब तोरणों का भी प्रयोग किया गया था। तोरण जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया गया हूँ, प्रवेश द्वार हुआ करते थे, बहुत अधिक से मतलब क्राफ्ट किए हुए, सुसज्जित किए हुए द्वार हुआ करते थे, तो उनको ही तोरण बोला जाता था। आ जाते हैं 13 क्वेश्चन पे। इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किससे किया जाता है? इक्ष्वाकुओं की राजधानी, ठीक है, मदुरई है, नागार्जुनकोंडा है, कन्हेरी है, पैठन है। ठीक, इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किससे किया जाता है? आप लोग भली भांति जाते हैं, इक्ष्वाकु जो शासक थे वो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से शासक हुआ करते थे। और चलिए पहले इसका जवाब देख लेते हैं। तो मदुरई हो गया, नागार्जुनकोंडा हो गया, कन्हेरी हो गया, पैठन हो गया। तो दोस्तों इसका जो सामंजस्य बिठाया जाता है विजयपुरी का, वो नागार्जुनकोंडा से बिठाया जाता है। तो प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन यहीं के रहने वाले थे, तो उन्हीं के आधार पर इसका नाम नागार्जुनकोंडा पड़ा था। और इसको विजयपुरी भी बोला जाता है, जिससे जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। और यहाँ के जो राजवंश था इक्ष्वाकु वंश बोला जाता है। और इसकी जो महिलाएं, स्पेशली इसकी जो महिलाएं थी वो बौद्ध धर्म का पालन किया करती थी, और पुरुष वर्ग था वो ज़्यादातर उन्होंने हिंदू धर्म का पालन किया है, हिंदू धर्म के विधि विधानों का पालन किया करते थे। 14 पे आते हैं। कौन सी एक भूमि मापक है? निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि माप है? एक धारक है, कर्ष है, निवर्तन है, विषुवपंख है। ठीक, इसमें से भूमि मापक जो भूमि की माप में प्रयोग हुआ करता था। दोस्तों इसका जवाब निवर्तन होगा 14 का। 15वां पे आते हैं। निम्नलिखित में से किनका पेरिपल्स ऑफ द एरेथन सी में दक्षिण पथ में दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों की बात की गई है? यानी कि दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय व्यापारों की बात की गई है। और पेरिपल्स ऑफ द एरेथन सी की जब बात होती है, हम लोग जानते हैं इसका जो लेखक है वो अज्ञात है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हमको मिलते हैं। और उसमें एक आर्किमिडीज का जो सामंजस्य बिठाया गया है वो पोडुका या पेडुका नाम के एक स्थान से बिठाया गया है, जो पडिचेरी में दोस्तों पड़ता था। बहुत इंपॉर्टेंट था और वहाँ पे रोमन व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। पहला प्रतिष्ठान एवं तगर है ये दोस्तों, नगर नहीं है, तगर है। ठीक, नासिक एवं जुआर है। कल्याण एवं करी, अमरावती एवं नागार्जुनकोंडा।
ठीक, इसका दोस्तों सीधा सिंपल से जवाब प्रतिस्थान एवं तगर। ठीक, प्रतिस्थान एवं तगर का इस्तेमाल किया गया है। जो देखिए दोस्तों, मैं अभी जो मौजूद हूँ, अगर किसी भी व्यक्ति को ये लेक्चर पसंद आ रहा है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग हमसे जुड़िए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, लेवल अच्छा अगर आपको लग रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म का तथा देवी पालन करती थी तथा पुरुष प्रायः वैदिक धर्म का पालन किया करते थे? तो सातवाहन है, इक्ष्वाकु है, गुप्त है, वाकाटक राजवंश है। तो अभी मैंने इसकी चर्चा की है, बिल्कुल जो नागार्जुन कोंडा की बात हुई थी तब मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। तो जो इक्ष्वाकु वंश की महिलाएं थी वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का पालन किया करते थे, इक्ष्वाकु वंश। ठीक, और इक्ष्वाकु वंश की जो महिलाएं थी बौद्ध धर्म का पालन तो करती थी। और इसको विजयपुरी नाम से जाना जाता था, इस शहर को, नागार्जुन कोंडा को। और इसके अलावा नागार्जुन कोंडा आज की तारीख में आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से लगभग कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस पे मौजूद है। तो चलिए 16 हो गया, आ जाते हैं 17 पे। निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला का मूर्ति कला के प्रयुक्त होता था? मतलब कौन सा प्रोडक्ट यूज होता था जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता था? संगमरमर, स्लेट पत्थर, ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर। ठीक, लाल बलुआ पत्थर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसका जो जवाब होगा लाल बलुआ पत्थर। ठीक, लाल बलुआ पत्थर में मथुरा कला में खास तौर से इस्तेमाल हुआ है। कल मेरे ख्याल से दोस्तों बहुत से लोगों ने बिहार स्टेट का फॉर्म डाला होगा, और मेरे ख्याल से कल से उसके एग्ज़ाम शुरू हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चे आज नदारद हैं, तो उम्मीद करता हूँ वो लोग पेपर देने गए होंगे। और स्टेट का बहुत अच्छे से, जो लोग भी गए हैं, तो आप लोगों से यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ाई अच्छी की होगी। और बिहार स्टेट में संभावनाएं भी ज़्यादा हैं सिलेक्शन पाने की, तो आप लोग मेहनत करिए। और अगर देने गए हैं, फॉर्म डाला तो ज़रूर देने चाहिए। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग देने गए हैं, इस वजह से आज काफ़ी कम बच्चे हैं। उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और उसका अंत भी हत्या करके हुआ था? किस राजवंश की बात हो रही है? चोलास की बात हो रही है, सुंग राजवंश की बात हो रही है, कुषाणों की बात हो रही है, और गुप्ता डायनेस्टी की बात हो रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो सुंग राजवंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र सुंग। ठीक, पुष्यमित्र सुंग ने क्या किया था? अंतिम मौर्य शासक थे बृहद्रथ की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। और उसके बाद जो सुंग वंश के अंतिम शासक था देवभूति, उनके अमात्य थे वासुदेव, उन्होंने उसकी हत्या करते देवभूति की हत्या करके क्या स्थापित किया था? कर्ण राजवंश स्थापित किया था। और कर्ण राजवंश के अंतिम शासक थे सुधर्मन। तो दोस्तों, सुधर्मन की हत्या किसने की थी? सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने उनकी हत्या की थी। तो दोस्तों, अगर हम देखते हैं तो तीनों राजवंश थे, तीनों राजवंश ने अपने जो शासक थे, अपने जो स्वामी थे, उनकी हत्या करके राजवंश को चलाया या फिर राजवंश की स्थापना की। तो यहाँ पे सुंग होगा। 19वां क्या कहता है? मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई थी? मौर्य वंश, सातवाहन वंश और सुंग वंश और कुषाण वंश। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा, सभी लोग जानते हैं कि जो मनुस्मृति की स्थापना है वो सुंग काल से ताल्लुक रखती है। किसके काल से ताल्लुक रखती है? सुंग काल से ताल्लुक रखती है मनुस्मृति। ठीक, इसका जवाब होगा सी। 20वें पे आते हैं। 2 अश्वमेध यज्ञ निम्नलिखित में से किसने संपन्न किए थे? समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र सुंग, दशरथ और स्कंदगुप्त। देखिए, अश्वमेध यज्ञ जो थे, अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त ने भी किए थे, पुष्यमित्र सुंग ने भी किए थे। परंतु यहाँ पे जो जवाब होगा, इसका जवाब होगा पुष्यमित्र सिंह। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये गुप्ता डायनेस्टी से काफ़ी पहले के शासक थे। और धनदेव, जो अयोध्या अभिलेख है, इन्हीं का धनदेव का एक अयोध्या अभिलेख है, उसी में इस बात का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। यहाँ पे दोस्तों ये भी क्लियर कर लूँ, जो धनदेव अपने आप को शुंग राजवंश से जोड़ता, परिवार से जोड़ता था, लेकिन शुंगों से उसका जो संबंध क्या था वो कहीं भी किसी भी किताब में स्पष्ट नहीं है। ठीक है, और ना ही उसकी शुंगों की वंशावली में कहीं भी धनदेव का नाम आता है। तो धनदेव क्या था? धनदेव उस समय जो अयोध्या थे उसका राज्यपाल हुआ करते थे। तो लेकिन ये अपने आप को शुंगों से जोड़ते थे, शुंग राजवंश से।
ठीक है, गाथा सप्तशती नामक प्राकृत साहित्य का लेखक माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? गाथा सप्तशती का प्राकृत साहित्य का लेखक किसे माना जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी हो गया, सातकर्णी प्रथम हो गया, राजा हॉल हो गया और यज्ञश्री सातकर्णी हो गया। तो दोस्तों गाथा सप्तशती एक समझ लो जो प्रेम ग्रंथ तरीके से, उसमें कुछ कहानियाँ हुई हैं जो प्रेम से संबंधित हैं और इसकी रचना की थी राजा हॉल ने, जो संबंधित थे सातवाहन काल से और लगभग शायद संभवतः, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, वो 23वें शासक थे। कौन से शासक थे? 23वें। कहाँ के? सातवाहनों के। सातवाहन। आ जाते हैं 22 पे। किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक एक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था? गोनफर्निस की बात हो रही है, डेमेट्रियस की बात हो रही है, विमकटफिसिस की बात हो रही है, कनिष्क की बात हो रही है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर किसी को उसके बारे में नॉलेज हो तो आप लोग हमें बताइए। दोस्तों जो गोनफर्निस शासक था, ये पहला शासक हुआ करता था। डेमेट्रियस हिंदी यूनानी शासक था और विमकटफिसिस कनिष्क और विमकटफिसिस की जहाँ तक बात हो रही है यूरोप से संबंधित है, कुषाण शासकों से संबंधित है। और यहाँ पे अगर हम लोग गोनफर्निस की बात करें, ये पहला शासक था और लगभग इनका शासनकाल मेरे ख्याल से 21 से 41 ईस्वी के आसपास रहा था। 21 से 41 ईस्वी के आसपास रहा था और इन्हीं के शासनकाल में सेंट थॉमस भारत में आए थे और उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया था। हालांकि बाद में इनकी तमिलनाडु शहर में हत्या कर दी गई, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा गोनफर्निस। और तख्ते बही जो अभिलेख है, वही तख्ते बही जो अभिलेख है वो गोनफर्निस से संबंधित है। और इसका जो प्रथम शासक था, पहला शासकों का मिथ्रेडेट्स जिसको बोला जाता है, मिथ्रेडेट्स भारत में पहला शासक। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश के करीमनगर तथा नालगोंडा जिले किस खनिज के लिए अधिक जाने जाते थे? जो दोस्तों सामने ऑप्शन आपके पास है, लोहा और इस्पात, सीसा और तांबा, तांबा और दस्ता, लोहा और तांबा। बताइए। करीमनगर दक्षिण भारत की बात हो रही है। दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश के करीमनगर, आंध्र प्रदेश में करीमनगर तथा नालगोंडा किस खनिज के लिए उत्पादित थे? आप सभी लोग जानते हैं कि जो आंध्र प्रदेश के ये क्षेत्र किसके लिए फेमस थे? लोहा और इस्पात उद्योग के लिए। कम टू द नेक्स्ट 25। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें से हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों पहला जो हम देखते हैं वो क्या? चर श्रद्धा, जिसको पुष्कलावती के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, सिरकप किसको नाम सिरकप का जो समीकरण है वो तक्षशिला से जाना जाता है। तक्षशिला का जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं कटा हुआ सर। ठीक, नागार्जुन कोंडा, ताम्रलिप्त को ताम्रलिप्त भी बोला जाता है और नागार्जुन कोंडा बिल्कुल गलत है। नागार्जुन कोंडा के जैसे कि मैंने बताया विजयपुरी के नाम से जाना जाता है। और धान्य कटक बिल्कुल गलत है। धान्य कटक का जो समीकरण है वो अमरावती से लगाया जाता है, अमरावती से लगाया जाता है। ठीक, तो दोस्तों उसका सी बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही जवाब है। 26वें पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था? दक्षिण भारत के पश्चिमी तट की बात हो रही है। कावेरी पट्टनम था, कोरके था, मुसरी था, टोडी था। बताइए। दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर कावेरी पट्टनम था, कोरके था, मुसरी था और टोडी था। ठीक, बताइए दोस्तों। उसका जवाब होगा तीसरा और चौथा। और ये जो दोनों थे ये पूर्वी हिस्से हुए करते थे। 26वें का 3 और 4। दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पे आप जब लोग देखेंगे तो आप मुसरी देखेंगे, नरसिंडा देखेंगे, टोडी देखेंगे और एक और नाम है लेकिन मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। मुख्य रूप से यही थे। और पूर्वी में भी आप लोग देखेंगे कावेरी पत्तनम देखेंगे और
कोर के देखते हैं हम लोग पूर्वी के रूप में। 27 में आता है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के टूर से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके सामने बिल्कुल मौजूद है। यज्ञ सात कर्णी ने अपने सिक्कों पे जहाज का अभिप्राय अंकित करवाया है। ठीक है, मतलब उसके सिक्कों पे 2 मस्तूल वाला जहाज अंकित है। 2 मस्तूल का मतलब 2 जो जिसको क्या बोलते थे उसको यार, चलाने वाला, चप्पू बोलते हैं क्या उसको? हाँ, वो चप्पू चलाने वाला, यानी कि 2 मस्तूलों का उन्होंने जहाज अंकित करवाया है। और कारण क्या है? दूर के देशों के साथ सातवाहन राज्य का सघन सामुद्रिक व्यापार चलता था। ये बिल्कुल सही है। दूर के देशों में सातवाहन शासकों का समुद्रिक व्यापार चलता था, तो दोनों एक दूसरे का बिल्कुल, तो इस वजह से ही उन्होंने इस पर अंकन करवाया था कि समुद्र पे उनका आधिपत्य है, उनका व्यापार है दूसरों से, तो उसका ये लोग सही व्याख्या यहाँ पे करते हैं। चलिए आ जाते हैं 28 पे। 28 क्या कह रहा है? कुषाण काल में मथुरा मूर्ति कला एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई जाती थी? बताया कि जैसे कि लाल बलुआ पत्थर से यहाँ मथुरा में मूर्तियाँ बनाई जाती थी। और मथुरा का एक कंकाली टीला नामक एक स्थान है जो जैनियों के लिए काफ़ी फेमस है। जैनियों की मूर्तियाँ वहाँ से प्राप्त हुई हैं कंकाली टीला से मथुरा में। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 पे। निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है? देखिए 29 क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। मतलब अगर आप लोग को क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको लगता है कि क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप लोग उसको पढ़िए भी और दूसरों को शेयर भी कीजिए, या फिर दूसरों को इसके बारे में बताइए, अपने यार दोस्तों को बताइए। अगर वो लोग आना चाहें तो हम आना चाहें तो क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है पीसीएस का जो पेपर हुआ था, जो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन थे बहुत फंसाए गए थे। और जैसा कि डेट्स सभी की कमजोरी होती है, तो साथ संभवतः हमारी भी कमजोरी, तो डेट्स जो होता है ना, डेट्स को याद रखना बहुत टफ काम होता है, और कहाँ तक कितनी डेट्स याद रखी जाए। तो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन में इस तरीके की समस्याएँ पैदा हो जाती है। तो दोस्तों कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है उसमें। इसमें बहुत अधिक क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीसीएस में हर बार कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन पूछने का मोड चेंज किया गया है पिछले 2-3 वर्षों से। जो इतिहास के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के रूप में पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने किस ग्रंथ में कहा गया है जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वर्ण विहीन हो जाता है? सिंगलवाद सूत्र से, संयुक्त सूत्र से और शून्यदंड सूत्र से, अनुत्तर निकाय से? बताइए। जैसा कि मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आज कल से मेरे ख्याल से बिहार स्टेट के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और काफ़ी समय तक एग्ज़ाम चले रहेंगे। तो जिन लोगों ने बिहार स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फॉर्म डाले हैं या आने वाले समय में उनकी डेट आ चुकी है, तो मैं सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। बहुत आप लोगों का मतलब कह सकता हूँ कि मैं ये उम्मीद मेरी आप लोगों से बहुत है कि आप लोग बहुत अच्छे से पेपर करेंगे, एकदम माइंड को बिल्कुल शांत करके पेपर दीजिएगा। डेफिनेटली आप लोगों का बिहार स्टेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म डाला है तो डालने ज़रूर चाहिए। वैकेंट अच्छी आने वाले समय में वहाँ पे वैकेंट संभवतः मेरे ख्याल से अच्छी वैकेंट आएंगी। आप लोग जॉब पा भी सकते हैं वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसका जो वर्ण विहीन हो जाता है, ये जो चर्चा की गई है वो अगुंतर निकाय में चर्चा की गई है। ठीक है, अगुंतर निकाय सभी आप लोग जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था? नागसेन से प्रभावित हुआ था। उसका जो डिबेट हुआ था नागसेन के साथ हुआ था, बौद्ध भिक्षु। वो शासक तो कौन था दोस्तों? वो शासक एक इंडो ग्रीक शासक था। सामने हमारे ऑप्शन मौजूद है। कनिष्क हो गया, होइस्क हो गया, वासुदेव हो गया, मेनांडर हो गया। बताइए। तो दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो जवाब इसका होगा वो बिल्कुल जवाब इंडो ग्रीक शासक कौन था? मेनांडर। ठीक है, मेनांडर के शासन काल में ही ऐसा हुआ था। मेनांडर की जो चर्चा हुई थी वो बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ हुई थी, वाद प्रतिवाद हुआ था। तो नागसेन ने जो मेनांडर के सवाल थे उनको सवालों को बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब दिया था। उसके बाद ही मेनांडर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था उनके प्रभाव में ही आके। और
इन्हीं के ऊपर एक रचना है मिलिंद पानु, ठीक है, इन्हीं के ऊपर रचना है एक मिलिंद पानु जिसमें लगभग जो शिल्पियों की श्रेणियां हैं, जो रोजगार हैं या जो उस समय के शिल्प हुआ करते थे, उनकी एक पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है, ठीक। और इसके अलावा एक क्षेमेंद्र जो लगभग 12th सेंचुरी के आसपास हुए थे, राइटर क्षेमेंद्र, तो उनकी उनका एक और ग्रंथ लिखा हुआ है अवदान कल्पता का, ठीक है, मेरे ख्याल से हाँ अवदान कल्पता करके ऐसे कुछ उसका नाम है उस ग्रंथ का। तो उस ग्रंथ में भी मेनेंडर ने जो स्तूप बनवाए थे उसका उन्होंने उसमें जिक्र किया है। तो दोस्तों का जवाब कौन सा सही होगा? मेनेंडर। अवदान कल्पलता मेरे ख्याल से नाम है, उस बुक का नाम है अवदान कल्पलता, ठीक। 31वें पे आते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से संबंधित सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर का भी अंकन है, ठीक। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो दोस्तों कुषाण काल में मथुरा एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, ये मैंने अभी बताया है। और कंकाली टीला से इस तरीके के कुछ साक्ष्य भी मिलते हैं, कुछ मूर्तियाँ भी उपलब्ध होती हैं। और परंतु बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर जैन तीर्थंकरों के अंकन भी है, लेकिन ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है कि कुषाण शासकों के सिक्कों पे कहीं भी किसी भी जैन तीर्थंकर का जो अंकन नहीं मिलता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसमें सिर्फ उस पर बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं के अंकन देखने को मिलते हैं और बुद्ध को बुद्धो नाम से अंकित किया गया है। कहीं कहीं पर कनिष्क और होविष्क हो गया, कनिष्क होविष्क वासुदेव, कनिष्क हो गया वासुदेव हो गया। ये यार दोनों सही है, सही है यार, गलत है यार, इसका दोस्तों जवाब भी हो गया। जैसे कनिष्क हो गया और आपके वासुदेव हो गए, ये इनके सिक्कों पे आयसो नामक नाम भी अंकित है। आयसो का दोस्तों जब संबद्धता देखते हैं तो आयसो की संबद्धता हम किससे देखते हैं? शिव के साथ। क्वेश्चन पूछा गया और काफ़ी समय बाद क्वेश्चन पूछा जाता है आयसो क्या नाम है? आयसो। आयसो का अर्थ मतलब है शिव है, किस पे अंकित है? कनिष्क के सिक्कों पे अंकित है और वासुदेव के सिक्कों पे भी अंकित है। कुषाण शासकों की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कहाँ से रोमन बस्ती पुरातत्व अवशेष प्राप्त होते हैं? ठीक है, सोपारा हो गया, भृगुकच्छ हो गया, ताम्रलिप्त हो गया, आर्कमेडू हो गया। मैंने अभी इसी लेक्चर में आपको बताया है कि जो आर्कमेडू जिसको कोडुकू नाम से भी जाना जाता है, पेरिप्लस एथेंस में इसका जिक्र किया गया है बहुत अच्छे ढंग से। तो एक भारत और रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। कौन सा? ये आर्कमेडू। और यहाँ पे जो यूनानी शासक थे उस समय के, उनका नाम देखिए याद नहीं आ रहा है इस समय। उस समय के यूनानी शासक थे, उनके जो सिक्के भी आर्कमेडू नामक स्थान पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने ये कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की एक सेना की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? जस्टिन की बात हो रही। जस्टिन ने कहा था, स्ट्रैबो ने कहा था, प्लूटार्क ने कहा था और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन हमारे पास है डायमेकस। ठीक, डायमेकस किसने कहा था दोस्तों बताइए? जस्टिन हो गया, स्ट्रैबो हो गया, प्लूटार्क हो गया और डायमेकस हो गया। 33 का दोस्तों इसका आंसर प्लूटार्क होगा। प्लूटार्क ने ही ये सेंटेंस ऐसा है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद दिया। इस तरीके से नहीं दिया, उसने यही दिया है कि 6 लाख की सेना लेकर उन्होंने मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौंद दिया है। तो इसके अलावा जस्टिन ने भी कुछ ऐसा ही जिक्र किया है, लेकिन जस्टिन ने इसमें एक और वक्तव्य दिया था। जस्टिन ने यह भी कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्यों की जो सेना थी उसको उन्होंने डाकुओं की सेना कहा। ठीक है, लुटेरो डाकुओं की सेना के रूप में उसकी व्याख्या की है। 34 है। 34 क्या कहता है? तेवरम किन शैव संतों के गानों का संग्रहण है? तेवरम किन शैव संतों के गानों का संग्रहण है? अम्पार हो गया, समंदर हो गया, सुंदर हो गया, मणिक वाक्चर हो गया, मणिक वाक्चर हो गया। बताइए। ऑप्शन केवल 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो ब्राह्मण धर्म था या फिर जो उसको हम लोग वैदिक धर्म के भी नाम से भी जानते हैं, आजकल तो उसको सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और मतलब कभी उसको भागवत नाम से भी जाना जाता था। तो क्या है, ये स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों में विभक्त था, शैव में और वैष्णव में। जो शैव मत के लोग थे वो भगवान शिव की पूजा किया करते थे और
जो शैव मत के लोग थे, जो भगवान शिव की पूजा किया करते थे, उसमें लोग महान संत हुए थे जिनकी संख्या लगभग 63 बताई गई है। इसके अलावा वैष्णव संत हुआ करते थे जिनको हम लोग अलवर संतों के नाम से जाना जाता है, उनकी संख्या 12 बताई गई है। तो दोस्तों उन्हीं में से जो हमारे शैव संत थे उन्हीं में से अपार, समंदर, सुंदरर और मणिकच्छवर एक बहुत महत्वपूर्ण हुए थे। सुंदर मूर्ति भी एक थे, सुंदर मूर्ति नामक एक और शैव व्यक्ति थे। तो मतलब काफ़ी लोग हुए थे और इन्हीं लोगों के जो भजन हैं जो शैव मत से संबंधित है तेवरम में दिए गए हैं। ठीक, इसका जवाब चौथा होगा। 35 निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ या किन स्तंभों पर सिंह शीर्ष का अंकन है? पहला सारनाथ स्तंभ हो गया, दूसरा सांची स्तंभ हो गया, कोल्हुआ स्तंभ हो गया और लौरिया नंदनगढ़ हो गया। बताइए दोस्तों। हाँ, संभवतः पेपर होने की वजह से ही काफ़ी कम बच्चे आए हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सारनाथ स्तंभ, ठीक है, सारनाथ स्तंभ में जो एक शेर की आकृति दी गई है जो जिसमें 4 मुख दिए गए हैं और बहुत फेमस है, आप लोग उसके बारे में जानते हैं। 7 स्तंभ के ऊपर भी शेर की आकृति दी गई है, लौरिया होगा, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ इस पर भी दिया गया है, कोल्हुआ स्तंभ है इस पर भी दिया गया है। तो ये दोस्तों चारों ऑप्शन इसके सही होंगे। इसके अलावा जो रामपुरवा का है, रामपुरवा स्तंभ है, उसके ऊपर वृषभ की आकृति है और शंकिसा है, उसके ऊपर हाथी की आकृति दी गई है। तो इसका जवाब होगा चारों। 36 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? मैंने अभी बताया कि दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर मुसली और टोड्डी थे और दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर कौन से थे? कावेरी, पत्तनम और तोर के। तो इसका जवाब होगा 1 और 2। दोस्तों मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, इफ यू लाइक द वीडियो तो देन यू कैन शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड और आप लोगों को शेयर कीजिए। और अगर वो लोग LT, TGT, PGT और GIC लेक्चरर वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप लोग बहुत रीज़नेबल प्राइस है, 99 रुपये में हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं और टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हैं। आप कॉल के लिए एक नंबर भी दिया गया है, आप नंबर पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक ऐप है हेल्पन क्लासेस करके, आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर लिए तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम 2-4 महीने बाद ही होगा, उसके नेक्स्ट भी वैकेंसी आने ही वाली है। PGT किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख है और फतेहपुर का वे अभिलेख है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था, इसका जो जवाब होगा धनदेव का अयोध्या अभिलेख। इसी में ही जो उसका उल्लेख किया गया है, किसका? अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया गया है जो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। हालांकि आपको ये भी बता दूं, जब अश्वमेध यज्ञ किया गया था तो उसके जो पुष्यमित्र सिंह के पुत्र थे अग्निमित्र, उनके एक पुत्र थे वसुमित्र ने जब यवनों ने इनका जो छोड़ा हुआ घोड़ा अश्वमेध यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ा जाता था, छोड़े हुए घोड़े को पकड़ लिया और उसको नहीं छोड़ा, तो उसके लिए एक युद्ध हुआ था। और वो युद्ध दोस्तों कहाँ हुआ था? वो युद्ध सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर वो युद्ध हुआ था। और वो युद्ध की भीषणता इतनी थी, उसका जिक्र हमको महाभारत में भी देखने को मिलता है, मालविका निमंत्रण में भी देखने को मिलता है, गार्गी संहिता में भी देखने को मिलता है। हालांकि ये विवाद का कहीं कहीं रहता है कि उस समय जो हिंद यवन शासक था या फिर जो इंडो ग्रीक शासक था वो डेमेट्रियस था या मेनांडर था। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर जो राइटर्स हैं वो मेनांडर को ही मानते हैं और मेनांडर ही बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका जिक्र धनदेव के अयोध्या अभिलेख में किया गया है। छोटा सा मैंने इसका जो डिस्क्राइब करना था वो मैंने कर दिया है।
और धनदेव के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये अपने आप को शुंग राजवंश से जोड़ता है। हालांकि शुंग राजवंश से इसका क्या संबंध है, कहीं भी इसने उसे स्पष्ट नहीं किया है, और शुंगों की जो वंशावली थी उसमें भी इसका कहीं जिक्र नहीं है। निम्नलिखित संगम युग के नगरों में कौन अपने अपने मोतियों तथा मलमल के लिए प्रसिद्ध था? आर्कमेडू था, मुसरी था, उरैयोर था, फुहार था। तो दोस्तों क्या था? मलमल और मोतियों के लिए। दोस्तों मलमल और मोतियों के लिए ओरियोर प्रसिद्ध था। खास तौर से ये मलमल के लिए बहुत फेमस था। मलमल के जो कपड़े हुआ करते थे उसका प्रोडक्शन करने में बहुत फेमस हुआ करता था। उसके जो कपड़े थे ओरियोर के बने हुए कपड़ों की डिमांड रोमन साम्राज्य में बहुत थी। 39 पे आ जाते हैं। अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्यों में क्या अभिदान प्राप्त होता है? जो अविवाहित लड़कियां होती थी वो अगर किसी संतान को जन्म देती थी और जन्म देने के बाद उस संतान को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग उसका जवाब दीजिए। औरस नाम से, कानिन नाम से, छित्रस नाम से और सहोदर। देखिए दोस्तों औरस जो नाम दिया गया है, जब आप हिंदी पढ़ेंगे उसमें जो औरस है, औरस का अर्थ होता है कि एक विवाहित स्त्री से जन्मे बच्चे को औरस नाम से जाना जाता है। सहोदर आप लोग जानते हैं किसको बोला जाता है। और क्षेत्रज कहीं कहीं एक उपाधि भी मिलती है और कहीं कहीं एक वर्णशंकर से पैदा हुए बच्चे को भी बोला जाता है। और कानिन जिसको बोलते हैं, कानिन एक अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए इस्तेमाल हुआ है। आ जाते हैं 40 पे। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी कहाँ से कहाँ तक की समुद्र यात्रा का वर्णन करता है? तो क्वेश्चन तो आपके सामने मौजूद है। अब बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की। तो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, और अरब सागर से भूमध्य सागर तक, और लाल सागर से बैक्ट्रिया तक, और लाल सागर से भारत तक। ठीक, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, अरब सागर से भूमध्य सागर तक, और लाल सागर से बैक्ट्रिया तक, और लाल सागर से भारत तक। कहाँ तक की बात हो रही है? तो दोस्तों ये जो चर्चा की गई है समुद्र यात्रा का, वो चर्चा की गई है लाल सागर से भारत तक की यात्रा की चर्चा की गई है। कहाँ? लाल सागर से भारत तक की यात्रा। 40। तृतीय संगम का अध्यक्ष कौन था? तृतीय संगम का मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो संगम काल की 3 संगोष्ठियाँ हुई थी। तीनों संगोष्ठियों कहाँ हुई थी? पांड्य शासकों के संरक्षण में हुई थी। और पहला जो संगोष्ठी हुई थी वो मथुरा में हुई थी। उसके अध्यक्ष थे अगस्त्य, और अगस्त्य ऋषि को ही जो वैदिक सभ्यता है, जो वैदिक धर्म को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है। और सेकंड की जो संगोष्ठी हुई थी वो कपाटपुरम या अलवे भी बोला जाता है, वो भी अगस्त्य ऋषि के संरक्षण में हुई थी या फिर उसके अध्यक्ष थे। थर्ड जो थी वो उत्तरी मथुरा में हुई थी और उसकी अध्यक्षता नकीरर द्वारा की गई थी। तो 41 में क्या है? तृतीय संगम का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? नकीरर। ठीक, आ जाते हैं 42 पे। 42 क्या कह रहा है? प्राक गुप्त काल में भारत रोम व्यापार के लिए निम्न कुल 4 भारतीय बंदरगाहों में से कौन सा महत्वपूर्ण था? यानी कि गुप्तों से पहले की बात हो रही है। भारत रोम व्यापार के लिए 4 भारतीय बंदरगाहों में कौन सा महत्वपूर्ण था? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आर्कमेडू था, जिसको पोर्टुका नाम से भी जाना जाता है। ठीक, पोर्टुका। और किसके लिए फेमस था? भारत प्लस रोम व्यापार। ठीक, भारत और रोम व्यापार से संबंधित है। और मेरे ख्याल से उस समय जो रोम का शासक थे अगस्टस करके, मेरे ख्याल से उस समय रोम के शासक थे। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि इस दौर में स्पेशली कनिष्क के शासनकाल में जो रोमन और भारतीय जो व्यापार था बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गया था, क्योंकि सिल्क मार्ग पे इनका आधिपत्य था। और सिल्क मार्ग पे आधिपत्य होने की वजह से इनका व्यापार बहुत तेज़ी से फैला। और कनिष्क के शासनकाल में, कुषाणों के शासनकाल में व्यापार समुद्रिक और कह सकते हैं जो ज़मीनी स्तर पे काफ़ी हुआ करता था। तो सिल्क मार्ग की जो डिस्टेंस मैंने कल आपको बताई थी, शायद 6000 बताई थी, 6000 किलोमीटर के आसपास।
जो कहाँ से स्टार्ट होती है, चीन से प्रारंभ होकर लगभग यूरोप तक जाती है। चीन हो गया, चीन से प्रारंभ होकर मध्य एशिया से मध्य एशिया, एशिया, यूरोप, ठीक, और अफ्रीका तक जाती थी। इनफैक्ट अफ्रीका तक भी जाती थी, कुछ हिस्सा उसका अफ्रीका तक भी जाता। तो जाहिर सी बात है व्यापार बहुत समृद्ध स्थिति में था, और इतनी समृद्ध स्थिति में था व्यापार की प्लिनी, जो उस समय के रोमन साम्राज्य के जो पुरोहित हुआ करते थे या फिर जो दार्शनिक हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी विषाद व्यक्त किया है कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से धन का प्रवाह, यानी कि जो ड्रेन थ्योरी थी, धन का प्रवाह बहुत अधिक मात्रा में, सोने का प्रवाह यूनान से भारत की तरफ हो रहा है, रोम से भारत की तरफ हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धम्मपद अट्ठकथा के अनुसार बुद्ध अपने किसी पूर्व जन्म में सुमेध है ये, ठीक, सुमेध, ठीक, सुमेध ब्राह्मण कुमार के रूप में पैदा हुए थे। धम्मपद अट्ठकथा के अनुसार, किसके अट्ठकथा के अनुसार? धम्मपद अट्ठकथा के अनुसार अपने किसी पूर्व जन्म में सुमेध ब्राह्मण कुमार के रूप में पैदा हुए थे। किसमें दिया गया है, कहाँ पैदा हुए थे? साकेत में। धम्मपद अट्ठकथा में ये बात कही गई है, ठीक है। साकेत में, नागार्जुन कोंडा की बात हो रही है यहाँ पे, नागार्जुन में नहीं, नागार्जुन कोंडा, ठीक। और थर्ड ऑप्शन है अमरावती, और फोर्थ ऑप्शन हमारे सामने है पाटलिपुत्र। तो दोस्तों जैसे कि नागार्जुन कोंडा को आप लोग काफ़ी जान ही रहे हैं इस चीज़ को। नागार्जुन कोंडा को हम लोग विजयपुरी के नाम से जानते हैं, अमरावती को धान्यघटा के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र को कहीं कुसुमपूर्वी का बोला गया है, और साकेत, ठीक, और फिर साकेत को अयोध्या के नाम से भी हम लोग आज की तारीख में जानते हैं। तो दोस्तों इसका जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध का? अमरावती में, सुमेध ब्राह्मण कुमार के रूप में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहाँ पैदा हुए थे? अमरावती में। आते 44 के सातवां शासक को दक्षिणापथमेश्वर कहा गया है। किसे कहा गया है? सातवां शासक था पुलमावी हो गया, बोलो, पुलमावी हो गया, सिमुक हो गया, और सातकर्णी हो गया, और राजा, और हाल की बात हो रही है 44वां, ठीक। किस सातवाहन शासक को दक्षिणापथमेश्वर कहा गया है? पुलमावी हो गया, सिमुक हो गया, सातकर्णी हो गया, और हाल हो गया। तो दोस्तों इसका जवाब बिल्कुल ये सही होगा, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। और इसको कहीं पुमोजा के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनको इसमें पुमोजा के नाम से इसका जिक्र किया गया है। और आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, जो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी थे, इनको जो उस समय के जो शक शासक थे, जो महानतम शक शासक हुआ करते थे, रुद्रदमन ने इनको कई बार पराजित किया था। तो और इसलिए इन्होंने, पुलमावी ने अपनी पुत्री का विवाह रुद्रदमन से कर दिया था। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 45 किस शक शासक ने पुलमावी को पराजित किया था? बिल्कुल मैंने अभी बताया है, तो जवाब इसका होगा रुद्रदमन। 46 किस ग्रंथ से कनिष्क के पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने और अश्वघोष बुद्ध के भिक्षा पात्र और अनोखा कुक्कुट प्राप्त करने का वर्णन है? किस ग्रंथ से? कनिष्क। दोस्तों थोड़ा काफ़ी कुछ मिसप्रिंट हुआ है, जो हमारे टाइपराइटरों से कुछ जो टाइपिस्टों से कुछ मिस्टेक्स काफ़ी हो गई। खैर उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और यहाँ भी आपको क्लियर कर देता हूँ। अनोखा कुक्कुट प्राप्त करने का वर्णन किया गया, किससे किया गया? अट्ठकथा से किया गया, विभाषा सूत्र में किया गया, बुद्ध चरित्र में किया गया, श्री धर्मपिटक निदान सूत्र में किया गया। बताइए किस ग्रंथ से कनिष्क के पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने, अश्वघोष को प्राप्त करने, बुद्ध के भिक्षा पात्र को प्राप्त करने और एक अनोखा कुक्कुट मिलने का जिक्र किया गया है? कौन से ग्रंथ में किया गया है? अट्ठकथा में, विभाषा सूत्र, बुद्ध चरित्र और श्री धर्मपिटक निदान सूत्र में। तो दोस्तों इसका जवाब सही होगा, श्री धर्मपिटक निदान सूत्र में इसका वर्णन किया गया है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं 47। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक का कथन है और दूसरे कथन आज से जोड़ा गया। सातवाहन काल में जो समाज था स्पष्ट रूप से 4 भागों में बटा हुआ था, और जो बटा हुआ था उसका आधार व्यवसाय था। ठीक है, एक प्रगतिशील, तो वो क्या चाहते थे, इसमें दिया गया है एक प्रगतिशील समाज की स्थापना करना चाहते थे जो विविध प्रकार की संकीर्ण प्रवृत्तियों से मुक्त हो, संकीर्ण प्रवृत्तियों से मुक्त हो। सातवाहन काल में समाज 4 वर्ग, देखिए ये तो बिल्कुल ठीक है कि सातवाहन काल में समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, जिसका आधार उस समय व्यवसाय था। ठीक, लेकिन वो इनका जो कारण था, वो उसका कारण जो समाज ऐसा नहीं चाहते थे कि संकर प्रवृत्तियों से मुक्त हो। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण था कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वर्ण संकरता को रोकने के लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं की थी कि लोग की वर्ण संकरता को और अधिक बढ़ने ना दिया जाए, यानी कि जातियों की संख्या को और अधिक न बढ़ने ना दिया जाए। तो दोस्तों वर्ण संकरता पैदा कैसे हुई थी ये भी आप सभी लोग जानते हैं। वर्ण संकरता का जैसे कि आज की तारीख में इंग्लिश में अगर हम उसको बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, और हाइब्रिड चीज़ें कैसे बनती हैं कि 2 अलग अलग प्रजातियों को मिला के एक नई प्रजाति तैयार की जाती है। इसी प्रकार से मानव प्रजातियाँ भी, मानव की जो जातियाँ भी ऐसे पैदा हुई हैं, जैसे कि जो शक आए, कनिष्क आए, कुषाण आए, और इंडो ग्रीक शासक आए, पहलव आए, और ईरानी लोग आए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब भारत के क्षेत्रों पे कब्जा किया, तो भारत के क्षेत्रों पे कब्जा करने के बाद इन्होंने भारत की जो परंपराएं थी और उस जो समय के प्रचलित धर्म हुआ करते थे उन सभी को उन्होंने ना केवल अपनाया बल्कि उसको आत्मसात किया, यहाँ की महिलाओं से विवाह किया, उनके रीति रिवाजों को अपनाया। तो ये लोग और इनसे और चूँकि वो लोग अपने साथ अपने ब्राह्मण, अपने जो पुरोहित वर्ग थे उनको भी लेके आए। तो उनको जब लेके आया तो उसकी वजह से यहाँ पे एक प्रकार का जो कह सकते हैं कि टकराव सा उत्पन्न हुआ। ठीक है, उस टकराव के कारण जो चीज़ें उत्पन्न हुई, ठीक, उस टकराव को रोकने का सबसे अच्छा चीज़ें उत्पन्न हुई, उसको संभालने के लिए, उस टकराव को रोकने के लिए जो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ का जो पुरोहित वर्ग था, यहाँ के जो ब्राह्मण संप्रदाय से ताल्लुक़ करते थे, उन्होंने इसको भारत में, उन्होंने ऐसे लोगों को जो विदेशी जातियाँ थे या उससे उत्पन्न पुत्र हुआ करते थे या बच्चे हुआ करते थे, ऐसी विदेशी जातियों को क्षत्रिय तो माना। ठीक है, लेकिन उन क्षत्रियों को व्रात्य क्षत्रिय या फिर कह सकते हैं उनको एक और वर्ड उन्होंने यूज़ किया था, पतित क्षत्रिय के रूप में उन्होंने इनको स्वीकार कर लिया, यानी कि इन्होंने अपने धर्म, जैसे ब्राह्मण धर्म में उन्होंने इनको स्वीकृति प्रदान कर दी। तो इसी प्रकार की वर्ण संकरता होती है। तो इसका जो जवाब हमारे सामने मौजूद होगा ए और आर, ए सही है लेकिन आर गलत है। 48 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? ठीक है, बौद्ध, जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दोस्तों सभी ठीक है, ये सभी ठीक है, सभी से भी जो सभी से जानकारी हमें प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, इसका नाम क्या था? हेलन। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। 50 कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? ठीक, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दिव्य वेदांत, बौद्ध ग्रंथ जितने हैं वो अशोक को क्षत्रिय मानते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ उनको वत्सल या फिर अकुलीन वर्षोत्पन्न मानते हैं। विष्णु पुराण में भी उनको ऐसी चर्चा की गई है। और अर्थशास्त्र आप सभी लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। और इसके अलावा दोस्तों कल मैंने बताया कि आप आज का फिलहाल तो लेक्चर खत्म हो जाता है। कल एक क्वेश्चन आया था कि जहाँ पे चर्चा की गई है, चंद्रगुप्त मौर्य सभा की बात की गई है, तो मैंने उसका बिल्कुल बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य सभा का जो जिक्र है वो महाभाष्य में नहीं मिलता है, वो जो अर्थशास्त्र मिलता है कौटिल्य की। दोस्तों उसका जवाब मैंने उस समय बताया था कि जो स्पष्ट रूप से इसका कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है स्पष्ट रूप से, और चूँकि अर्थशास्त्र उन्हीं के शासनकाल में लिखी गई थी और उन्हीं के शासनकाल में लिखने की वजह से, और उस समय की जो अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से उस समय मॉडर्न जो डायनेस्टी थी उनकी जो राज्य व्यवस्था थी वो किस प्रकार से काम करनी चाहिए, किस प्रकार से वर्क करना चाहिए, किस प्रकार से अधिकारी होने चाहिए, किस प्रकार को विभागों को डिवाइड किया गया था। विभागों को डिवाइड करने के बाद हर विभाग एक व्यक्ति के अध्यक्ष में दे दिया गया जिसको विभाग का अध्यक्ष बोला जाता था, या फिर कह सकते हैं
कि मंत्री के अधीन कर दिया गया और जिनको तीर्थ बोला जाता था, जिनकी संख्या भी लगभग 18 के आसपास थी। तो यानी कि उसको हम लोग एक कैबिनेट के इक्विवेलेंट, उस आज के दौर में हम लोग कैबिनेट के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। लेकिन उसका जवाब महाभाष्य ही था। तो महाभाष्य मैंने इसको चेक किया। महाभाष्य में दोस्तों कहाँ महाभाष्य पतंजलि द्वारा महाभाष्य लिखा गया है। और महाभाष्य किस पे लिखा गया था? जो पढ़ने की अष्टध्यायी है, व्याकरण जो ग्रंथ है, उस पर इन्होंने एक टीका लिखा था जिसको हम लोग महाभाष्य के नाम से जानते हैं। और ये मुख्य रूप से व्याकरण से संबंधित है। इसमें किसी भी ऐतिहासिक तथ्यों की जिक्र नहीं किया गया है। स्पेशली कुछ एक जगह अवश्य जिक्र किया गया है जो शुंग शासनकाल से संबंधित है, ना कि मौर्य से। और शुंग शासनकाल के संबंधित है, उस समय जो हिंद यमन शासक थे, उनका जो आक्रमण भारत पे हुआ था, उसकी जो विभीषिका थी, उसका जिक्र इन्होंने किया था, किस तरीके से उसको हैंडल किया था शुंग शासकों ने। उसके बाद में थोड़ा बहुत जिक्र मिलता है। इसके अलावा वहाँ पे किसी प्रकार के उस समय के ऐतिहासिक साक्ष्य दोस्तों उपलब्ध नहीं हैं। तो उसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट रूप से अर्थशास्त्री होगा। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। और एक हमारे भाई ने सौरभ चौबे जो भी उनकी जिक्र किया था, तो मैंने उनसे कुछ दिन भी कहा था, अखिलेश शायद उनका मेरे जो आते हैं क्लास में मौजूद रहते हैं, काफ़ी अच्छे पार्टिसिपेंट हैं और उम्मीद करता हूँ उनका सिलेक्शन भी जल्दी से जल्दी होगा। तो उन्होंने बताया था कि उसमें उस बुक में ऐसी बात दी गई है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जिस पेज में दिया गया वो पेज मुझे सेंड कर दें, ताकि मैं उसको पढ़ पाऊँ, कि लैंग्वेज को पकड़ पाऊँ, लैंग्वेज वो क्या कह रहा है। लेकिन अगर आप कहीं भी इंटरनेट पे जाएंगे तो इंटरनेट में महाभाष्य, जैसे विकिपीडिया पे जाएँ या फिर दूसरे सोर्सेस में जाएँ, तो महाभाष्य में इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं मिलता है दोस्तों। खैर अब आ जाते हैं। और हाँ, एक बात और, जैसे कि अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त का जिक्र नहीं किया है, जो अखिलेश ने बताया था, ये बिल्कुल सही तथ्य है। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त का जिक्र इसलिए भी नहीं किया गया है कि उस समय जो अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा था, वो भारतीय राज्य व्यवस्था से लिखा गया था। राज्य को किस प्रकार से रन करना है, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, ठीक। तो उस समय की जो व्यवस्थाएं उन्होंने दी थी, तो उस समय की जो व्यवस्थाएं वो मॉडर्न शासनकाल में लागू थी। तो इसी के आधार पे उन्होंने वो चीज़ें बताई थी। उसी के आधार पे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख नहीं किया चंद्रगुप्त या मौर्य का, क्योंकि वो जो उनका लेख है वो पूर्ण रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था पे आधारित है। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम लोग यही ख़त्म करते हैं, ठीक। और अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। हालांकि आज पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत से बच्चे नहीं थे, इसका कारण मेरे ख्याल से जो एग्ज़ाम है, बिहार स्टेट का एग्ज़ाम है। और उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जो लोग इतनी लंबी डिस्टेंस तय करके बिहार जा रहे हैं और बिहार के अलग अलग क्षेत्र में उनके सेंटर पड़े हैं। मेरे जो कुछ कॉलीग्स हैं, जो जूनियर्स हैं, उनके भी सेंटर गए हुए हैं, किसी का मुजफ्फरनगर, किसी का छपरा, किसी का दरभंगा। तो सबसे पहले तो उन सभी को ये बधाई है कि उनकी जर्नी बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे से उनकी जर्नी हो, शांतिपूर्ण जर्नी हो। हालांकि ट्रेनों का हाल आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं और ख़ासतौर से बिहार की स्थिति तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से वाकिफ़ होंगे। उतनी सुविधाएँ नहीं हैं, तो आप लोग सभी से कहूँगा, सभी से यही दुआएं हैं कि वो लोग अच्छे से पेपर दें, बिल्कुल पीसफुल पेपर दें, माइंड को बिल्कुल एकदम साइलेंट रखें, एकदम माइंड में बहुत अधिक चीज़ें नहीं लानी है। पेपर देने जाइए, अच्छे से पेपर दीजिए और डेफिनेटली आप लोगों का बिहार का भी क्वालिफाई होगा और आगे की जो वैकेंसी आएंगी आप लोग उसमें भी नौकरी पा पाएंगे। सभी लोग तो नहीं, लेकिन जो लोग योग्य हैं, जो लोग क्षमताएँ रखते हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने मेहनत की है, वो लोग नौकरी अवश्य ही पाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से उनको जरूर ही जॉब मिलेगी। और सब कुछ अच्छा रहा तो अगले साल तक आप सभी लोग बहुत से लोग टीचर बन चुके होंगे। और आज की क्लास को दोस्तों लोग यहीं खत्म करते हैं। तो शुभ रात्रि। आप लोगों से मिलकर बिल्कुल अच्छा लगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, फिर से कह रहा हूँ, आप लोग अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ आगे सेंड करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को सेंड करिए। और अगर कुछ क्वारी हैं, अगर चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं कि इसमें क्या कमी है, लेक्चर में क्या कमी है, या फिर बोलने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है, या फिर बॉडी लैंग्वेज पसंद नहीं आ रही है, या फिर क्वेश्चन का लेवल पसंद नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमें बताइए, तो हम लोग उसमें सुधार करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। और
चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा जो प्रोस्पेक्टस है कि मेरा प्रोस्पेक्टस ये सीधे ये है कि मैं क्वेश्चन ऐसे ही रखूँ जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल हो, ठीक है। क्वेश्चन बनाने को जो किताबें उठाएंगे तो क्वेश्चन एक नहीं हज़ारों ऐसे क्वेश्चन निकल के आएंगे जो बहुत ही न्यू क्वेश्चन होंगे, जो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए होंगे। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज तो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आप कॉम्पिटिशन में वो क्वेश्चन उन क्वेश्चन की जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, या वो क्वेश्चन कभी आएंगे भी या नहीं आएंगे, ठीक है। वो सबसे आपका नॉलेज डेफिनेटली बढ़ जाएगा। लेकिन मेन चीज़ है ना कि मैं आपको वो क्वेश्चन ही कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिनकी संभावनाएं एग्जाम में बहुत बनी रहती हैं, आते रहते क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं, और उससे जुड़े हुए चीज़ें भी आपको कुछ बता देता हूँ ताकि वो फैक्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएँ, तो आपको उसको और बेहतर तरीके से समझने में हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर मौलाना गुप्ता डायनेस्टी से होगा, और जाहिर सी बात है वो लेक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग शामिल होइए, और आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा तो उसको शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए भाई लाइफ को, और क्या कर सकते हैं। शुभ रात्रि, फिर मुलाकात।